मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले ये बात करके गए थे कि निफ्टी में एक बाउंस आ सकता है जो कि 38% के रिट्रेसमेंट लेवल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसके बाद लगातार कुछ दिनों तक हमें ग्रीन सेशन ही देखने को मिला था। पर इस दौरान हमने ये देखा था कि जो हमारा पोर्टफोलियो था वो बिल्कुल नहीं बढ़ा था, क्योंकि हम उसमें ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। फिर हमने कल एक सेशन देखा था जो कि दिवाली वाला मुहूर्त स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है जो शाम के समय होता है। उसके अंदर हमने ये देखा कि ये गैप अप खुला था और यहाँ पे एक छोटी सी डोजी बना के गया था। डोजी कैंडल कौन सी होती है? एक सीधी कैंडल होती है जिसमें स्टिक होती है और बीच में बॉडी होती है, और ये जो है एक इंडिसीजन शो करता है, यानी कि इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। आज हमने देखा है कि इसमें एक रेड कैंडल बनी है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई डोजी कैंडल बनती है या गैप अप के बाद, मतलब जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे था, यहाँ लेफ्ट में देखिए, उसके बाद एक यहाँ पे डोजी कैंडल टाइप की सी यहाँ पे एक छोटी सी बन जाती है। उसके बाद यदि अगले दिन गैप से ओपनिंग हुए और उसके बाद अचानक से एक रेड कैंडल यहाँ से बननी फॉर्म होनी शुरू हो जाए और उसके ऊपर ऊपर की तरफ कोई भी शेडो ना हो, तो ये एक काफ़ी नेगेटिव साइन होता है और ये कई बार रिवर्सल का भी कारण बन जाता है। तो ये एक रेड कैंडल अगर यहाँ पे इस तरह से बन जाती है गैप अप ओपनिंग के बाद, सीधे उसी पॉइंट से ही सेलिंग शुरू हो जाए और दिन भर यदि सेलिंग हो जाए और लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं जाके यदि ये कैंडल क्लोज होती है और बड़ी सी एक रेड कैंडल हमको दिखाई देती है, और ये जो पुरानी डोजी वाली कैंडल होती है यदि ये पूरी तरह से यहाँ ढक जाती है, तो इस केस को हम एक बियरिश केस भी मान सकते हैं या एक ट्रेंड रिवर्सल का केस भी मान सकते हैं। तो आज की डेट में भी हमने यही देखा है कि ये देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी है ये यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई, और हमने देखा है कि इसमें ना के बराबर इसमें शेडोज़ हैं, यानी ये जो नीचे छोटी लोएस्ट वाली और जो हाईएस्ट प्राइस वाली जो यहाँ पे लाइन रहती है ये यहाँ पे गायब है, और जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ही सेलिंग शुरू हुई है और उसने पुरानी वाली जो कैंडल है उसको पूरी तरह से ढक दिया है। तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो बी वेव है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और यहाँ से अब हम सी वेव की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि अब नीचे की तरफ जाएगा, तेज़ी से जाएगा। और इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ये जो इसका टॉप वाला एरिया है जो आज इसने क्रिएट किया है, जिसको हम 17,800 का लेवल भी कह सकते हैं, तो ये जो 17,800 का जो लेवल है ये अब हमारे लिए एक क्रूशल रेजिस्टेंस बन चुका है। और जब भी अगर प्राइस इसके ऊपर जाता हुआ हमको दिखाई देगा तो ये वाली कैंडल कैंसिल हो जाएगी और फिर एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू होने की संभावना रहेगी। तो अभी के लिए हमें एक चीज़ ये बिल्कुल क्लियर कट समझ लेनी है कि ये जो 17,800 वाला जो लेवल है ये अब हमारे लिए एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो कैंडल ऐसी फॉर्म हुई है कि वो आसानी से उसका टॉप नहीं कटता है। तो अब हम इस लेवल को मॉनिटर करते रहेंगे और मेनली जो हमें एक्सपेक्टेशन ये रखनी है कि यहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकती है। अब ये वाला पैटर्न जो है स्पेसिफिक, ये वाला जो मैंने बताया है ये पहले भी कई बार काम कर चुका है और हर बार मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही ऑब्जर्व किया है कि ये वाला जो जब भी सेटअप बनता है तो उसके बाद हमें बियरिशनेस देखने को मिलती ही मिलती है। तो मैं निफ्टी में ही आपको इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब अक्टूबर में निफ्टी में करेक्शन की शुरुआत हुई थी तो उस समय देखिए क्या हुआ था। अक्टूबर में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे हमें एक वही डोजी कैंडल दिखाई दी जैसी हमें कल दिखाई दी थी सेशन में। उसके बाद अगले दिन एक रेड कैंडल बनती है जो कि टॉप से शुरू होती है और बिल्कुल यहीं तक नीचे आती है। बिल्कुल यही सेटअप, एग्जैक्टली यही सेटअप हमको आज देखने को मिला है निफ्टी के अंदर, और ये निफ्टी का ये डेली चार्ट है। तो उस समय जो सेटअप बना था वही एक एग्जैक्टली वही सेटअप बना। उसके बाद क्या हुआ, इसी पॉइंट से ही करेक्शन हमको देखने को मिली। उसके बाद से जो करेक्शन शुरू हुई थी वो एक साल तक चलती ही जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अभी जो हमने कैंडल देखी उसके बाद एक साल की करेक्शन होनी है, पर हमें ये तो पता लग जाता है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो देखिए, जो इससे पहले से जो कोविड का जो ट्रेंड खत्म होने वाला था, जो चला आ रहा था, वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे आके ख़त्म हुआ था और उसके बाद से देखिए बियरिशनेस यहाँ पे पूरा 2021 का जो आखिरी टाइम है वो भी ऐसे ही ख़त्म हुआ। उसके बाद पूरा 2022 भी ऐसी बाउंस ले लेके ख़त्म होता गया। अब जब इसने ये बाउंस लिया था तो ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग आ गया था, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन कर रहा था। तो फ्लैट करेक्शन कैसी होती है, ये ए वेव बनी, ये बी बनी, फिर ये सी बनाने के लिए नीचे आया, उसके बाद फिर एक एक्स वेव बना के फिर इसने करेक्शन को आगे कंटिन्यू कर दिया था, जो कि आज की डेट में भी चलती जा रही है। तो यहाँ पे भी देखिए बी वेव कहाँ पे ख़त्म हुई थी, सेम वही, यहाँ से छोटी छोटी कैंडलें बनती हुई आ रही थी। ज़रूरी नहीं है कि गैप बने, पर ठीक है, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनी थी और अगली जो कैंडल थी जहाँ से शुरू हुआ वहीं से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो गया, और देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सेलिंग जोन क्रिएट हुआ। और पिछली पुरानी जो कैंडल थी एक स्टेप पहले वाली ग्रीन कैंडल, उसको पूरी तरह से इस रेड कैंडल ने ढक दिया था। और उसके बाद अगली जैसी ही कन्फर्मेशन कैंडल बनी कि हाँ नीचे रेड की तरफ जा रहा है, तो हमें पता लग गया कि ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया है, यानी कि इसके ऊपर जाएगा तो ही नया ट्रेंड शुरू होगा, तब तक तो हम बियरिश मोड में ही रहेंगे। और उसके बाद से हमने इन्वेस्टमेंट भी बंद ही कर दी थी। और फिर देखिए सीधा सीधा यहाँ से प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुआ और कितनी तेज़ी से हमने यहाँ पे
18,400 के लेवल से गिरते गिरते हमने यहाँ पे 15,600 का लेवल भी देख लिया था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस पैटर्न की रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो अभी भी यही पैटर्न बना है, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि अभी एक बी वेव ख़त्म हुई है और अब हम तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकते हैं। कहाँ तक आएंगे ये एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, पर इतना यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अब हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि वो जो फाइनल वेव की जो हम बात कर रहे थे वो अब यहाँ से शुरू हो सकती है। अब निफ्टी का एक बार 1 घंटे का जो चार्ट है वो एक बार देख लेते हैं। तो हम ये यहाँ पे बात करके गए थे कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो गिरावट है फिफ्थ वेव के बाद वो एक ABC की फॉर्म में फ्लैट करेक्शन बन रहा है। तो ये जो है इस टोटल को हम A मान रहे थे और इस टोटल को हम B मान रहे थे, और यहाँ से हम अभी अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 5 वेव्स की फॉर्म में नीचे तक आ सकता है। हो सकता है कि इस बॉटम के आसपास आए, या हो सकता है इससे पहले यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ये भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। जैसे जैसे आगे वेव फॉर्म बनेगी तो हम उसके हिसाब से फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके नीचे के हम टारगेट निकाल लेंगे। तो फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा डेवलप होने देते हैं। पर आज की जो कैंडल है उससे हमें इतना तो पता लग गया है कि ये बी वेव यहाँ पे एंड शायद हो गई है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और बात करके गए थे कि ये जो ए वेव है, यानी ये वाली जो वेव है, हम इसके अंदर ये हमने रिट्रेसमेंट लगा के रखे थे फिबोनाची वाले। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जब ये 61% का था तो इतनी तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि प्राइस को यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। बी वेव का जब भी बाउंस आता है तो वहाँ तक जाता है। उसके बाद हम ये कह रहे थे कि 78% के लेवल तक भी आ सकता है। आज हमने देखा कि एग्जैक्ट 78% का जो लेवल है वही आज की ओपनिंग प्राइस थी, और उसके बाद से ही यहाँ पे गिरावट हमने देखने को मिली। तो ये जो 5-6 घंटे का जो भी 5-6 कैंडलें यहाँ पे बनी है वो सबकी सब बियरिश कैंडल्स ही बनी थी और लोएस्ट लेवल पे ही क्लोजिंग हुई थी। तो अगेन यहाँ से इटसेल्फ ये हमें पता लग जाता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ की शुरुआत हो गई है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे फिर से क्लोज करके गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। पहला ये है कि ये 17,800 का लेवल है, ये ब्रेक होता है कि नहीं होता। यदि अभी आगे आने वाले 2-3 सेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होकर फिर 17,800 के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर हमारा जो है ये जो बी वेव वाला जो एजम्पशन है ये फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा और फिर ये ऊपर यहाँ तक जाएगा। तो हो सकता है बी वेव यहाँ पे कंप्लीट होगी और उसके बाद फिर ये एक रेगुलर फ्लैट करेक्शन बनाने तेज़ी से नीचे आ सकता है। पर यदि ये ऊपर की तरफ छोटा मोटा बाउंस लेने आया, जैसे मान लीजिए कि 17,800 के थोड़ा नीचे तक यहाँ तक आया, उसके बाद फिर यहाँ से डाउन आना शुरू हो गया, तो ये कंफर्म यहाँ पे हो ही जाएगा कि हम जो बी वेव मान रहे थे कि 78% के लेवल तक जो है बी वेव का बाउंस है वो एकदम सही निकलेगा और उसके बाद फिर हम तेज़ी से नीचे आ जाएंगे। तो पोर्टफोलियो में अभी एडिशन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम कर भी नहीं रहे हैं और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से ये वाला जो आखिरी पेन बचा हुआ है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो जो 21,000 वाला जो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे वो हमें जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी कुछ चार्ट में ऐसा बिगड़ा नहीं है, बस यह है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तो है हमारे पास इंटरनेशनल इश्यूज़, और इंटरनेशनल इश्यूज़ जब भी होते हैं तो हमारे पास मार्केट के पास 2 ही तरीके होते हैं बचने के, या तो वो है कि एक रेंज में अटक जाए या फिर तेज़ी से प्राइस को तोड़ दे। तो यूएस के केस में क्या हो रहा है, प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हम इतना तेज़ी से नीचे नहीं आ रहे, पर क्योंकि सारी इकॉनमीज आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो हमारी जो मार्केट है उसने तय किया है कि हम एक रेंज में ही समय काटते रहेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि पिछले अक्टूबर से लेकर के अब तक 1 साल हो गया पर हमारा कोई भी रिटर्न नहीं बना है। पर मार्केट का एक रूल भी आप हमेशा याद रखिए कि जितना समय आपका रेंज में ख़राब कर देगा, तो उसके बाद जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट देता है तो आपको जितने पैसे आपके इस रेंज में नहीं बने होते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा आपको सीधा सीधा एक ट्रेंड में दे देता है। तो यहाँ पे पेशेंस करने का फल ज़रूर मिलता है। वही वाली चीज़ है कि यहाँ पे देर है पर अंधेर नहीं है, तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे भी काम होता है। यहाँ पे भले ही आपका समय लग जाए, देरी हो जाए, पर आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो आपको बस बने रहना होता है और सही अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास आई नहीं है, तो अभी आप फिलहाल कैश को जो है अपना बचा के रखें और जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार निफ्टी का जो मिड स्मॉल 400 इंडेक्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करके गए थे कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा इस प्राइस के लिए, और हम ये देख रहे हैं कि 3-4 दिन से वहीं पे कंसोलिडेशन चल रही है। और ये भी कहा था कि अगर इसको ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता भी है तो वो एक बी वेव का बाउंस होगा जैसे निफ्टी में आया था। तो हम इसको ए मान रहे थे और हम ये मान रहे थे कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक एक बी वेव बने, हो सकता है ये भी 78% के लेवल तक आ जाए, क्योंकि रिलेटिव स्टडी बोलती है कि निफ्टी लगभग जहाँ तक रिट्रेसमेंट करता है बाकी स्टॉक और जो इंडेक्स होते हैं वो भी वहीं तक ही रिट्रेसमेंट कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आ जाए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, पर हमें ये नहीं मानना है कि यहाँ से पोर्टफोलियो फिर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर यहाँ से क्या होगा, जैसे निफ्टी नीचे आई थी तो फिर ये नीचे की तरफ आके हमारा पोर्टफोलियो फिर से अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनी हुई है 2-4 दिनों से, इसलिए हमें पोर्टफोलियो ना तो बढ़ता हुआ दिखाए ना तो घटता हुआ दिखाए। इंडिविजुअल स्टॉक बाकी अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो किसी का हो सकता है एक दिन बढ़ा हो, घट गया हो, पर कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि इतने दिनों से लेकर के हमें
यहाँ तक ये मान लीजिए ये सितंबर की जो शुरुआत थी तब से लेकर के अब तक हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में जहाँ पे वो पहले थे उसी जगह पर अटके हुए हैं। तो उसका रीज़न यही है कि अभी जब इंडेक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि उसको कहाँ जाना है तो बाकी इंडेक्सेस भी फिर उसको फॉलो करने लगेंगे। एक बार यूएस मार्केट की भी बात कर लेते हैं। ये डाउ जोन्स का मैंने डेली का चार्ट लगाया है। जब ये वाली कैंडल बनी थी ग्रीन वाली, तो हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये डबल बॉटम कैसे हमने पता लगाया था, हम ये कह रहे थे कि जब ये नीचे आया था उसके बाद यहाँ पे इसने एक बाउंस लिया था, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद तेज़ी से जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी ये इसके लगभग टॉप तक आ गया था। इसको नेकलाइन बोला जाता है। और नेकलाइन को जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये डबल बॉटम स्ट्रक्चर ही है। और यहाँ से हमने देखा कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर गया था और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट के बाद यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनी जो इटसेल्फ यहाँ पे बताता है कि जो ये नेक लाइन है अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या हुआ था, हम ये बात करके गए थे कि ये जो 200 डेज़ का SMA होता है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ से हम ये प्रोबेबिलिटी ये देख रहे थे कि जब ये 30,000 पे था तब हम तभी से ही बात कर रहे थे इसी पॉइंट से कि ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ सकता है। और जो पहला इसका टकराने की जो जगह होगी वो अभी के हिसाब से हम देखें तो ये 32,500 के हिसाब से यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये जो 200 SMA का लेवल है वो हो सकता है कुछ दिनों में खिसक के यहाँ तक आ जाए। तो यहाँ तक ये आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। हम ये कैसे पता लगा दें कि समय बीतता जाएगा तो बाउंस जो है उसका एक्सपेक्टेशन हमारा कम होता जाता है। उसका लॉजिक यही होता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस ले रहा होता है तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पे रेंज में समय बिता दिया तो क्या होगा कि ये 200 SMA है ना, ये धीरे धीरे खिसक खिसक के नीचे की तरफ आ जाएगी। तो हमें मालूम है कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो जब प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो पहले हम ये सोच रहे थे कि 32,500 के लेवल तक जाएगा, उसकी जगह पर फिर 32,000 तक ही बाउंस लेगा, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये है कि यदि बाउंस लेना होता है तो फटाफट बाउंस ले, और जो उसका SMA वाला लेवल होता है लगभग वहाँ तक तो आ ही जाता है। तो जितना समय बीतता जाता है SMA नीचे आता जाता है तो रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ आता जाता है। तो अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं 200 डेज SMA तो आपको ये समझ में आता है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादातर डायनेमिक होते हैं, यानी वो अकॉर्डिंगली प्राइस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो समय का जो हम रिलेशन है वो इस चीज़ से निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होते हैं वो अपनी अपनी जगह से चेंज होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स सी चीज़ काम करती है कि जैसे पास्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे भी प्राइस आएगा ऊपर तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, वो तो ठीक है। पर उससे ज़्यादा जो अच्छे तरीके से काम करता है वो ये 200 डेज़ का SMA होता है। ये हर टाइम फ्रेम में आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ही अधिकतर प्राइस आके रुकता है। तो ये तो रही टोटल ओवरऑल मार्केट की बात। हमारे एक यूज़र ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें ये पूछा कि ऐसा क्या होता है कि जो स्टॉक होता है वो कई बार अटका हुआ रहता है, अगर उसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं तब भी स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो ऐसा कौन सा रीज़न होता है। तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये पहले कर चुके हैं पर एक बार दोबारा आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि जब ये प्राइस मान लीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ, उसके बाद एक रेंज में जाके यहाँ पे प्राइस अटक गया है और यहाँ पे अलग अलग तरह से यहाँ पे शेप्स बनते जा रहे हैं। और कोई जैसे ऐसे ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट हुआ, फिर स्टॉक ऊपर नहीं गया, फिर नीचे चला गया, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक मोटा मोटा एक रेंज सी बन जाती है और प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो इस रेंज में आखिर ऐसा क्या हो रहा होता है, तो यहाँ पे ये हो रहा होता है कि जो जिनके पास भी स्टॉक होते हैं वो अपने अपने स्टॉक्स जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको दिख जाता है कि यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहे हैं। तो जब एक जना सेल करेगा तो वो किसको सेल करेगा, कोई बायर तो वहाँ पे दूसरी साइड पे होना चाहिए ना। अगर बायर ही नहीं होगा तो वो सेल किसको करेगा। तो यानी कि अगर हम कुछ भी सामान यहाँ पे बेच रहे हैं स्टॉक मार्केट में रेंज के अंदर, तो उस समय कोई ना कोई एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी होगा जो उसको इकट्ठा जरूर कर रहा होगा। और वो क्या करता है, इकट्ठा करने के बाद उसको दोबारा नहीं बेचता। यानी जो सेलर होते हैं वो बेचते जाते हैं कि नहीं ये स्टॉक नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, बाकियों में रिटर्न बन रहे, तो ये सबके सब जो है किसी बायर को बेच रहे होते हैं। अब ये जो बायर होता है इसको मालूम होता है कि ये इसी जगह पर उसको सबसे ज़्यादा माल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग दुखी हो चुके हैं। तो वो क्या करता है, अपने ऑर्डर्स यहाँ पे लगा के रखता है कि मुझे बाय करना है। अब ये जो बायर होता है ये कौन होता है, ये FII हो सकते हैं, ये DII हो सकते हैं, या फिर कोई भी बड़े फंड भी हो सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके पास, वो लोग यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगा लेते हैं। अब क्या होता है, ये सारा का सारा माल ये धीरे 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 एब्जॉर्ब करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, इस रेंज के अंदर हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर 1 मंथ स्टॉक को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, तो वो क्या करेंगे 1 मंथ तक तो देख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर स्टॉक नहीं चल रहा होगा तो वो इस बायर को ये वाला सामान बेच देंगे कि नहीं ये चल नहीं रहा तुम रखो। ऐसे ही कर करके स्टॉक जो है तब तक रेंज में बना रहता है जब तक कि फ्री फ्लोटिंग वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो सारे के सारे इन बायर्स के पास में वापस ना आ जाएं। अब ये आप पूछेंगे कि फ्री फ्लोटिंग स्टॉक क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो ये जो 1 लाख शेयर्स होंगे इसको फ्री फ्लोटिंग
स्टॉक्स कहा जाता है। तो ये जो 1 लाख शेयर्स हैं, तो मान लीजिए कि इन फ्री फ्लोटिंग स्टॉक्स में से 50,000 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों ने बाइंग कर रखी है, यानी जो रिटेल वाले जो होते हैं उनके पास बाइंग के लिए ये वाले स्टॉक्स रखे हुए हैं। तो इनके होल्डिंग्स में ये वाले हैं। तो किसी ने 1 मंथ के लिए ले रखा है, तो किसी ने 1 साल के लिए ले रखा है। तो अपनी अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन लोगों ने अपने पास स्टॉक्स रखे हुए हैं। अब क्या होगा, अब जो ये वाली क्वांटिटी है 50,000 वाली, इसको जब भी सेल करने की बारी आएगी तो उसको ये किस रेट पे सेल कर पाएंगे, क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि इनको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये इसको सस्ते में भी बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि हो सकता है बाद में डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे बेचना शुरू कर देंगे इसको। तो कोई स्टॉक है, मान लीजिए ये वाला 2,000 रुपये का एक स्टॉक है, तो वो क्या होगा, मान लीजिए अगले दिन 1900 का हो गया, तो वो उस प्राइस पे भी बेचना शुरू कर देंगे। अगले दिन मान लीजिए कि 1850 का हो गया, तो उस प्राइस पे भी बेचना शुरू कर देंगे। तो बेचते बेचते क्या होगा, तो जितना भी माल बिक रहा है ये एक ही जना जो बायर होगा, यानी जो FIDI और जो फंड होते हैं, वो इस क्वांटिटी को, यानी जो फ्री फ्लोटिंग वाले, जो ट्रेडिंग वाले शेयर्स थे, यानी जो 1 मंथ के लिए लिए गए, 1 साल के लिए लिए गए, मतलब जो इजीली हम रिटेलर से निकाल सकते हैं, वो वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनका पेशेंस टेस्ट करवा के ये सारे के सारे FII और ये DII जितने भी होते हैं, ये सब उन फंड्स को यूज़ करके इकट्ठा करते चले जाते हैं। और जब इनके पास इतनी क्वांटिटी आ जाती है कि अब मार्केट के अंदर स्टॉक्स बचे ही नहीं हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, ये बायर के पास ही सारी की सारी फुल क्वांटिटी अब आ चुकी है। जितनी भी ट्रेड हो रही थी वो सारी की सारी क्वांटिटी इनके पास आ चुकी है। तो अब इनके पास मोनोपोली क्रिएट हो गई है। अब ये मोनोपोली क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति के पास किसी एक कंपनी के सारे शेयर्स आ जाते हैं तो उसके पास प्राइस कंट्रोलिंग पावर आती है। क्यों, क्योंकि अब सारी की सारी क्वांटिटी अब इसी के पास रखी हुई है। तो अब क्या होगा, इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसने पहले से ही एक्यूमुलेट करके रखा हुआ था और मोनोपोली बना ली थी बड़े बड़े फंड्स ने। तो अब क्या होगा, बाकी रिटेलर फिर आएंगे, कहेंगे कि देखो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे ये स्टॉक दे दो। तो मोनोपोली की वजह से ये क्या होगा, क्योंकि इन्हीं के पास ये स्टॉक रखे हैं और हम सिर्फ इन्हीं से जाके मांग सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने रेट लगा देंगे 2100 रुपये में, आप कुछ क्वांटिटी ले लो। तो क्या होगा, तो लोग महंगे में भी ले लेंगे। क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है और रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको खरीद लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो रिटेलर वाले हैं वो 2100 में ले लिया। अगले दिन क्या होगा, ये लोग 2100 की जगह यहाँ पे 2300 रुपये में सेम माल को बेचना शुरू कर देंगे और फिर टीवी पे न्यूज़ आनी भी शुरू हो जाएगी, देखो स्टॉक कितना अच्छा है। तो यहाँ पे रिटेलर 2300 में भी ले लेंगे। फिर जो मोनोपोली जिनके पास सारे स्टॉक पड़े हैं वो उसको 2500 के रेट में बेचेंगे, फिर 2600, ऐसे ऐसे करते करते तो उसको 5000 के रेट तक ले जाएंगे। तो हम देखते देखते हम ये इसको फील कर पा रहे हैं कि 2100 प्राइस का जो था वो देखते ही देखते 5000 का हो गया है। और ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जिसके पास मोनोपोली थी उसको ये मालूम था कि बाद में डिमांड आएगी, इस वजह से उसने पहले से ही सस्ते दामों में खरीद के रखा था और उसके पास ही प्राइस कंट्रोलिंग पावर थी और वो बाद में महंगा उसको बेचता जा रहा था। तो ये कहानी बार बार चलती रहती है और जब तक कि FII DII या जो भी फंड होते हैं उनके पास सारा का सारा माल वापस नहीं आ जाता रिटेलर से निकल के, तब तक वो उसको स्टॉक प्राइस को एक रेंज में ही फंसा के रखते हैं। क्योंकि वो रेंज का मतलब ही यही है कि वहाँ पे हैंड्स चेंज हो रहे हैं, यानी एक सेलर से माल चेंज होकर शिफ्ट होके बायर के पास आ रहा है और वहाँ पे एक्सचेंज हो जा रहा है। तो उसी एक्सचेंज के दौरान ही हमें इस तरह से प्राइस पैटर्न फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। तो फिलहाल निफ्टी में भी यही होता जा रहा है। जब भी हम ये देखते हैं कि निफ्टी में बड़ी कंसोलिडेशन होती है, जैसे मान लीजिए 1-2 साल की कंसोलिडेशन हुई, तो उसके बाद ब्रेकआउट इसलिए आता है क्योंकि उसके बाद फिर चीज़ें ग्राउंड पे भी सही होने लगती हैं। यही लॉजिक हर जगह पे ही काम करता है, चाहे आप रियल लाइफ में देखें, चाहे स्टॉक मार्केट में देखें या आप किसी भी मार्केट में जाके देखें, चीज़ यही होती है। इसी को ही डिमांड सप्लाई बोला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, मोनोपोली के बारे में भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि स्टॉक प्राइस एक रेंज में जब अटका रहता है तो वो इतने दिनों तक क्यों अटका रहता है और उसमें ब्रेकआउट आता क्यों नहीं है। क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटी रिटेल वालों के पास से निकल के जब तक किसी एक जने के पास नहीं आ जाती तब तक प्राइसेस मूव नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मोनोपोली क्रिएट नहीं होती है। और सेम टू सेम अगर हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे मान लीजिए जियो और एयरटेल का एग्जांपल लेके चलें, पहले जियो तो नहीं था, तो एयरटेल क्या करता था, वो अपनी मनमानी करने लगता था। वो क्या करता था, आपको 1 GB 200 रुपये में देता था। फिर क्या हुआ, एक कंपटीशन क्रिएट होना शुरू हो गया कि नहीं, तो लोगों ने देखा कि एक जियो नाम की कोई दूसरी कंपनी आ गई है, तो लोगों ने क्या किया कि एयरटेल की जगह पे फिर जियो के पास जाना शुरू कर दिया। तो जियो ने उस लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया कि नहीं मैं इसको सस्ते में दूंगा, तो लोग वहाँ की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। तो वहाँ पे जो कंपनी की मोनोपोली है, एयरटेल की जो मोनोपोली थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। तो जब मोनोपोली ख़त्म होती है तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो हमेशा डाउन होने लगते हैं। और जब कोई एक ही कंपनी होती है उस फील्ड के अंदर और वही अगर सब चीज़ें कर रही होती है तो उसके बाद प्राइस की पावर आ जाती है। तो जैसे पहले एयरटेल के पास वो खुद ही एक इकलौता था, तो वो क्या करता था कि प्राइस को कंट्रोल करके चलता था कि अब लोग मांगते रहें, लोग कहेंगे
कि 1 GB का डेटा जो है 200 रुपये बहुत महंगा है, पर वो कहेगा नहीं मैं तो इतने में बेचूंगा, लेना है तो ले लो, नहीं लेना है मत लो। तो इस तरह से जो मोनोपोली होती है वो हमेशा प्राइसेस को बढ़ाती है, और अगर ये मोनोपोली ख़त्म हो जाए तो प्राइसेस फिर कम होने शुरू हो जाते हैं। तो यही स्टॉक के साथ में हो रहा होता है। तो यही आज के वीडियो से हमें सीखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे भी आप हमसे डिस्कशन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।